नमस्कार। कालजयी कहानियां जो अपने अमिट निशान छोड़ कर गई हैं, साहित्य तक उन्हीं पर चलते हुए आप तक लेकर आता है हर रविवार की शाम किसी एक साहित्यकार की कालजयी रचना। माध्यम होती हूँ मैं, सारिका पंकज। आज की कहानी है उड़ान, जिसके स्याही के पंख दिए हैं कृष्ण बलदेव वैद्य ने। और एक दिन वो सब काम धंधे छोड़कर घर से निकल पड़ी। कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं था, कोई संबंधी बीमार नहीं था, किसी का लड़का पास नहीं हुआ था, किसी परिचित का देहांत भी नहीं हुआ था, किसी की लड़की की सगाई नहीं हुई थी और कहीं कोई संत महात्मा नहीं आए थे। कोई त्योहार भी नहीं था, तो कोई बहाना नहीं था। वास्तव में हुआ ये कि बर्तन मांजते मांजते अचानक जाने कहां से और कैसे शीला के मन में एक अनजानी तरंग सी उठी और हाथ में पकड़े हुए बर्तन को पटक कर हाथ धोए बिना वो जैसी की तैसी कमरे से बाहर आई और पुकारने लगी, रानी, ओ रानी। रानी का कमरा अहाते की दूसरी छत पर था। आवाज देते देते शीला की दृष्टि शून्य को चीर कर आकाश पर छाए हुए बादलों से टकराई और पानी का एक कतरा उसकी दाईं आंख में आ गिरा। शीला ने एकदम से आंख मीच ली और फिर जोर से आवाज देने लगी, रानी, ओ रानी। और जब रानी ने जंगले से नीचे झांकते हुए पूछा, क्यों री, क्या हुआ जो मुंह अंधेरे बांगे दे रही हो? तो शीला जवाब देने की बजाय खिलखिलाकर हंसने लगी और रानी सवाल दोहराने के बदले धम धम करती नीचे आंगन में आ गई और आते ही शीला की चुटिया पकड़कर खींचने लगी। शीला ने हंसते हुए धमकी दी, छोड़ दो नहीं तो मुंह काला कर दूंगी। रानी ने हंसकर जवाब दिया, किसका, अपना? और फिर दोनों हंसने लगी और हंसते हंसते ही शीला ने रानी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही रानी ताली पीट पीट कर चिल्लाने लगी, बंती, ओ वीरा, ओ बंती। बंती और वीरा उसी मकान की निचली मंजिल के 2 कमरों में रहती थी और सब शोर सुन चुकी थी। बंती अपने कमरे के कोने में नहा रही थी और वीरा पिछले प्रहर के लिए थोड़ा सा आटा गूंथ रही थी। रानी की आवाज सुनते ही बंती ने तुरंत 1-2 गिलास पानी के इधर उधर फेंके और एक मैला दुपट्टा बदन पर लपेटकर कमरे से बाहर निकल आई। वीरा ने आटा अधसना छोड़ दिया था और पहले से ही शीला और रानी के साथ खड़ी न जाने किस बात पर हंस रही थी। बंती को देखते ही तीनों बिल्कुल बच्चों की तरह चिल्लाने लगी, बंती नंगी होए, बंती नंगी। बंती खिसियाकर अपने कमरे में लौट गई और जल्दी जल्दी पेटीकोट और कुर्ती पहनकर कुर्ती के बटन बंद करती करती फिर बाहर दौड़ आई। रानी ने आगे बढ़कर कहा, अरे दौड़ो नहीं, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल जाएगा। बंती ने जरा आश्चर्य से पूछा, क्या? तो तीनों ने एक ही स्वर में कहा, प्रसाद। और फिर चारों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी इस खिलखिलाहट से अहाते का घुटा हुआ वातावरण मानो चिढ़ सा गया और इस चिड़चिड़ेपन का स्पष्ट प्रमाण था अहाते की मालकिन का कुपित चेहरा, जो अपने पोषण के सामने वाली गली में खड़ी इन गंवार स्त्रियों के गंवारपन पर दांत पीस रही थी। लेकिन जब इन चारों ने आपस में कुछ खुसर फुसर करने के पश्चात अपनी छोटी सी कॉन्फ्रेंस का अंत एक चीखते हुए ठहाके पर किया तो अहाते का वातावरण बदल सा गया। यद्यपि उसकी मालकिन का पारा कुछ दर्जे और ऊपर चढ़ गया। हंसती चीखती बल खाती चारों अपने अपने कमरे में दौड़ गई। शीला ने राख भरे हाथ जल्दी से धोए, बर्तनों का ढेर जहां का तहां पड़ा रहा और वो अपनी फूलों वाली शलवार को ठीक करने लगी। रानी ने झाड़ू उठाकर एक कोने में फेंक दिया और पानी भरी बाल्टी फर्श पर उड़ेलकर उसे एक ओर खिसका दिया और हाथ पेटीकोट से पोंछकर आंखों में सुरमा डालने लगी। बंती तो पहले से ही सब काम समाप्त कर चुकी थी, केवल आग बुझानी बाकी थी। उसने खड़े खड़े ही 2-3 गिलास पानी चूल्हे में फेंक दिया और एक क्षण के लिए सोचा कि सारा चूल्हा तो गीला हो गया और फिर नए दुपट्टे में सिलवटें डालने लगी। वीरा ने आटे की परात को एक कोने में धकेल दिया। उसके कमरे में चप्पे चप्पे पर जूठे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि उसके बच्चे अभी अभी खा पीकर बाहर निकले थे। उसने 1-2 गिलास उठाकर ठिकाने लगाए और फिर मुंह हाथ धोने लगी। कुछ ही देर में चारों सहेलियां अपने अपने कमरे को ताला लगाकर
अहाते से बाहर निकल गईं और अहाते की क्रोधित मालकिन आश्चर्य से उंगली दांतों में दबाए देखती ही रह गई। उन्होंने जाती बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा तक न था। नीच घराने की, अहाते की मालकिन बड़बड़ाई। उसी समय उसके पति ने अंदर से आवाज दी, अरे कहाँ चली गई तू नीच घराने को, ये क्या कर दिया है तूने? और वो अंदर जाकर पति से झगड़ने लगी। इधर वो चारों सड़क पर एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे प्राइमरी स्कूल की लड़कियां हों। रानी ने तो हद ही कर दी। दुपट्टा उसने कमर पर बांध लिया और चोटी को सर पर पगड़ी की भांति लपेटकर यूं चलने लगी जैसे रानी खां की छोटी साली वही हो। वो अब गली से गुजरकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। शीला कह रही थी, रुक जाओ रानी, ठहरो, इधर कहाँ चल पड़ी हो? इधर तो कुछ भी नहीं, जंगल में जाओगी क्या? वो इतने जोर से बोल रही थी कि नवाबगंज के रोड पर जाने वाले कुछ विद्यार्थी मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। शीला के कई बार चिल्लाने पर आखिर रानी रुकी और कुछ सलाह के बाद उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सब्जी मंडी से ट्राम पकड़नी चाहिए। और जब बंटी ने पूछा, जाओगी कहाँ? तो तीनों ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ तू ले जाए। इस पर बंटी भी हंस पड़ी और वो सब्जी मंडी की तरफ चल पड़ी। एक ट्राम खड़ी थी, वो दौड़कर उसमें बैठ गई और जब कंडक्टर ने शीला से पूछा, कहाँ जाओगी जी? तो शीला ने हंसकर जवाब दिया, उससे पूछो। कंडक्टर इस अकारण हंसी पर खींच सा गया और उसने तुनक कर कहा, किससे पूछूं? शीला ने फिर हंसकर कहा, नाराज क्यों होते हो? उससे, रानी से पूछो। मुझे क्या सपना आएगा कि रानी कौन है? कंडक्टर ने बिगड़ कर कहा, मैं हूँ रानी। रानी ने चलती ट्राम में उठकर आगे बढ़ते हुए कहा और दूसरे ही क्षण लड़खड़ाकर एक वृद्ध की गोद में जा गिरी। शीला, बंटी और वीरा खिलखिलाकर हंस उठी और रानी उस वृद्ध की गोद में से उठते हुए बोली, हंसती क्यों हूँ? अपने पिता के समान है। इस पर ट्राम में बैठे बाकी सभी लोग हंस पड़े और वो वृद्ध बगले झांकने लगा। रानी उठकर गिरती पड़ती फिर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। कुतुब रोड के अड्डे पर जब वो ट्राम से उतर गईं, तो कंडक्टर ने न जाने किसे संबोधित करते हुए कहा, अजीब वाहियात औरतें थीं। और ट्राम में बैठे एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, लाज शर्म तो रही नहीं। और वो वृद्ध बगल में बैठे एक युवक से कह रहा था, साली क्या धम से आकर गोद में गिर पड़ी। और युवक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि बूढ़ा उस औरत की हरकत की बुराई कर रहा है या वैसे ही चटखारे ले रहा है। ट्राम से उतरते ही उन्होंने फिर से सोचने की आवश्यकता समझी कि वो कहाँ जाएं। जब रानी ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हाय राम, हम कहाँ आ गईं? तो शीला ने भोलेपन से जवाब दिया, अपनी ससुराल। और इस पर वो सब इस जोर से हंसी कि आसपास के खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। हंसी के मारे वो दोहरी तिहरी हुई जा रही थी और ये भी भूल गई थी कि दोनों दिशाओं से एक एक कार केवल उन्हीं के कारण हॉर्न पे हॉर्न बजा रही थी। और जब एक कार ने पीछे से रानी की टांगों पर हल्का सा ठहोका दिया तो उसकी हंसी चीख में बदल गई और उसने मुड़कर कार वाले को 5-6 घरेलू गालियों से विदा किया। जब वो सड़क किनारे लग गईं, तो शीला, जिसकी तरंग उन्हें घर से निकाल लाई थी, को जाने क्या सूझी। कहने लगी, कनॉट प्लेस चलोगी? नाम तो सबने सुन रखा था। बंटी का घर वाला दफ्तर से लौटते समय हर पहली तारीख को कनॉट प्लेस से ही फूलों का हार उसके लिए ले आया करता था। वीरा का रामदयाल भी अपने कामकाज के संबंध में कनॉट प्लेस जाया करता था, जहां उसके सस्ते बिस्कुटों के पक्के ग्राहक थे। रानी तो स्वयं भी 2-4 बार कनॉट प्लेस हो आई थी। एक बार जब उसके अनुरोध पर उसका पति आजादी का जुलूस दिखाने ले गया और एक बार वो अकेली घूमती घामती उधर जा निकली थी। शीला का सुझाव हाथों हाथ लिया गया और वो एक तांगे में सवार हो गई। घोड़ा पहले ही काफी तेज था, मगर रानी ने जरा नखरे के साथ तांगे वाले पे चोट करते हुए कहा, लैन इसी तरह टिचकू टिचकू चलेगा क्या? तो तांगे वाले ने घोड़े की पिछली टांगों में छड़ी के साथ कुछ इस शरारत से खुजली की कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा, तड़ाक तड़ाक करने लगा। तड़ाक तड़ाक के पांव पक्की सड़क पे पड़ते और तांगे वाला कभी रानी और कभी शीला की ओर, जो उसके बराबर अगली सीट पर बैठी हुई थी,
ऐसे देखता जैसे इनाम की मांग कर रहा हो। परंतु रानी और शीला घोड़े से भी अधिक तेज दौड़ रही थी। रानी का दुपट्टा सिर पर तो पहले ही नहीं था, अब उसके बदन के किसी भी हिस्से पर नहीं था, नीचे गिर गया था उसके पांवों में। शीला के बाल उसकी चोटी से भाग भाग कर इधर उधर दौड़ रहे थे। पीछे बैठी बंती और वीरा बच्चों की तरह सीट पर घुटने टेक कर आगे की ओर देख रही थी। रानी कह रही थी, बल्ले ओ बल्ले। शीला कह रही थी, हाय राम, इतना तेज। तांगे वाला कह रहा था, कहो तो और तेज। बंती और वीरा पीछे बैठी बोल उठी, हाँ भाई हाँ, और तेज और तेज। तांगे वाला पैदान पर खड़ा ललकार रहा था, आ। और सड़क पे आने जाने वाले लोग इस फर्राटे भरते हुए तांगे पर दृष्टि तो न जमा सकते थे, पर टीका टिप्पणी सब कर रहे थे। यदि वो किसी तरह सब एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते तो सर्वसम्मति से निर्णय हो जाता कि तांगे पर वैश्याएं बैठी हैं, तेज कैसे न दौड़े। लेकिन चूंकि तांगा वैश्याओं को न बिठाए था, इसलिए कनाट प्लेस पहुंचकर तांगे वाले को भी निराशा हुई। इनाम देने की बजाय रानी उससे कह रही थी, भाई हमारे पास तो 11:30 आने हैं, अब 2 पैसे के लिए क्या जान लेगा। तांगे वाले को शायद रानी का ये वाक्य सुनकर ठेस सी लगी, एकदम से बोल पड़ा, रानी तू ये भी रख ले। उसका ये कहना था कि बंती, वीरा और शीला खटाक से हंस उठी थी, जैसे किसी ने 3 फव्वारे छोड़ दिए हों। रानी पहले एक क्षण के लिए भौचक्की सी रह गई, फिर जब बात समझ में आई तो इतनी हंसी कि खड़ी न रह सकी और वहीं बैठकर उई 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 करने लगी। तांगे वाले ने अपने आप से कहा, पागल होंगी, और कदम कदम घोड़े को चलाने लगा। जब जरा दम में दम आया तो अपनी आंखों को पोंछते हुए रानी ने कहा, मुए को मेरा नाम कैसे पता चल गया। बंती ने जवाब दिया, भाई तुम्हें कौन नहीं जानता। और इस पर हंसी का दूसरा दौर शुरू ही होने वाला था कि उसी तांगे वाले की आवाज फिर से आई, क्यों जी, कुतुब की सैर करवा लाऊं। तांगे वाला कुछ दूर जाकर फिर मुड़ आया था। कुतुब की सैर करवा अपनी माँ को, अपनी बहन को, रानी ने विशेष घरेलू औरत के स्वर में कहा और अपनी सहेलियों से बोली, चलो री, ये मुआ तो कुत्ते की तरह ही पीछे पड़ गया। और वो ओडियन सिनेमा की ओर चल पड़ी। रानी बोली, ये है कनाट प्लेट्स। वीरा बोली, कनाट प्लेट्स नहीं, कर्नाट प्लेस। बंती ने कहा, क्या बकती हो, नाम है कनास प्लेट। शीला ने कहा, नाम कुछ भी हो, स्थान तो यही है ना। रानी बोली, पूछ क्यों नहीं लेती किसी से, जाओ ना अपने उस तांगे वाले से पूछ लो। तांगे वाले का नाम सुनते ही रानी एक मुस्कान को दबाते हुए बोली, मुआ नाम तक जान गया। वो ओडियन के सामने रुककर दूर से ही तस्वीरें देखती रहीं और फिर झिझकते झिझकते नजदीक आईं और फिर धीरे से सिनेमा के पोर्च में दाखिल हो गईं। फिरती फिराती पुरुषों के पेशाब घर पर जा रुकी। कुछ क्षण सोचती रहीं कि अंदर क्या होगा और फिर रानी ने दरवाजा अंदर की ओर धकेला और उई माँ कहकर बाहर की ओर भागने लगी। सब की सब भागती फिसलती बाहर आ गईं और रानी से पूछने लगी कि हुआ क्या। पर रानी हंसती गई और जब उन्होंने बहुत तंग किया तो बोली, एक आदमी, और फिर हंसने लगी। तांगे वाला याद आ रहा है, वीरा और बंती ने कहा। शीला ने बात बदलने के लिए कहा, यहीं कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहो तो राख डालो हनुमान जी के मंदिर पर, सैर पर निकली हो कि पूजा को, वहां भी कोई मोटा ताजा पुजारी बैठा घूर रहा होगा। आप बीती सुना रही हो, शीला ने कहा और फिर हंसने लगी। और इस तरह हंसते हंसाते फिरते फिराते उन्होंने शाम कर दी। हंसते हंसते उनके गले बैठ गए थे और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ अलम गलम खा लिया था। गोलगप्पे, आलू की टिकिया, चाट के पत्ते, चनाजोर गरम, यानी कि कनाट प्लेस के बड़े होटलों को छोड़कर बाहर जो भी चीजें मिलती थीं वो सब उन्होंने थोड़ी थोड़ी चख ली थी। कनाट प्लेस के बरामदों में कितने ही चक्कर लगाए थे, कितनी ही दुकानों के सामने हक्की बक्की होकर खड़ी हुई थी, कितने ही लोगों को अपनी हंसी के कारण भ्रम में डाल चुकी थीं और अब उनकी टांगों में हल्का हल्का दर्द होने लगा था तथा उनके दिमागों को कोई जंजीर घर की ओर खींचने लगी थी। चलो ना वहां, क्या हरी हरी घास है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लें। पर इसके जवाब में हाँ या ना की बजाय जब वीरा ने धीमे स्वर में कहा,
घर नहीं चलोगी? तो घर का नाम जैसे घड़े पर रोड़े के समान लगा। चारों के चेहरे एकदम से उतर गए। घर जाकर क्या करोगी? रानी ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। लेकिन उसके इस निर्बल से प्रतिवाद का यथार्थ कि कड़वे बादलों पर कोई प्रभाव न पड़ा, जो शायद आसमान से छटकर अब उनके दिमागों पर छा रहे थे। घर में है क्या? रानी ने फिर कहा, जैसे अपने आप को समझा रही हो। है खाक, शीला ने जवाब दिया, और जैसे कह रही हो जानते बूझते हुए पूछती हो। और वो चारों सहेलियां हरी हरी घास पर बैठने की बजाय घर की ओर लौट पड़ी। तांगा कर लो, रानी ने कहा, पर किसी को हंसी न आई। बंती और वीरा को मानो सांप सूंघ गया था। शीला ने कहा, सोच रही हूँ रात को सब्जी क्या पकाऊंगी, बंती ने जवाब दिया। इसका मजाक उड़ाने की बजाय रानी बोली, मेरे घर से सुबह की दाल ले लेना। और वो रास्ता पूछती पाछती, घर की छोटी छोटी उलझनों को सुलझाती, घरेलू समस्याओं पर बहस करती, पड़ोसियों की निंदा करती, एक दूसरे से ईर्ष्या करती, पाइयों आनों का हिसाब करती हुई तेज तेज घर की ओर चलने लगी। जब वो गली के पास पहुंची तो अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। कृष्ण बलदेव वैद्य की लेखनी में मनुष्य जीवन के नाटकीय संदर्भों की गहरी पहचान है। 27 जुलाई 1927 पंजाब के दिंगा में जन्मे वैद्य ने अंग्रेजी से स्नाकोत्तर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की और अपनी लेखनी से कई पीढ़ियों को प्रभावित भी किया। उनका बचपन बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां, तसरीन, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, माया लोक, एक नौकरानी की डायरी जैसे उपन्यासों से उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उनके द्वारा लिखे कहानी संग्रहों में बीच का दरवाजा, मेरा दुश्मन, उसके किनारे से लापता, उसके बयान, मेरी प्रिय कहानियां, वो और मैं, खामोशी, अलाप, प्रतिनिधि कहानियां, लीला, चर्चित कहानियां, पिता की परछाइयां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, बोधि सत्व की बीवी, बच्चलन बीवियों का द्वीप, संपूर्ण कहानियां, मेरा दुश्मन, रात की सैर आदि महत्वपूर्ण हैं। उनका लिखा उपन्यास एक नौकरानी की डायरी शहरी जीवन के उस उपेक्षित तबके पर केंद्रित है जिसकी समस्याओं पर हम संवेदनशील तरीके से कभी बात नहीं करते, मगर जिसके बिना हमारा काम भी नहीं चल पाता। शहरी घरों में रसोई, बच्चों की देखभाल और सफाई इत्यादि करने वाली नौकरानियों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मानसिकता का इसका केंद्रीय विषय है। एक युवा होती नौकरानी की मानसिक उथल पुथल को वैद्य जी ने इस उपन्यास में बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। कृष्ण बलदेव वैद्य की जयंती के अवसर पर साहित्य तक पर मैं सारिका पंकज उनकी ये चर्चित कहानी लेकर आई थी आप तक, जिसका नाम है उड़ान। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले रविवार को किसी नए कालजयी रचना के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।